अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्यूनोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 9 प्रोटीन का एक सिस्टम है, C1 से लेकर C9 9 प्रोटीन्स होती हैं और इनको लिवर सिंथेसाइज करता है। और इनका जो रोल होता है वो इम्यूनिटी के अंदर, इन्फ्लेमेशन के अंदर होता है। जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 काम करती हैं। या तो वो हमारे पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देंगी। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पैथोजन जो सरफेस के साथ बाइंड होने की एबिलिटी है उसको ब्लॉक कर देते हैं। हमारे पास पैथोजन सरफेस के साथ बाइंड ही नहीं हो सकता। सरफेस के साथ बाइंड होगा तो वो इन्फेक्शन करवाएगा, जब बाइंड नहीं होगा तो इन्फेक्शन से बॉडी को बचा लेगा। दूसरा फंक्शन क्या होता है? वो ऑप्सोनाइजेशन करवाती हैं। ऑप्सोनाइजेशन से क्या होता है कि वो जो पैथोजन होगा वो मार्क हो जाएगा। उस मार्क करने की वजह से जो बाकी बॉडी के फैगोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो आकर उसको इंगल्फ कर लेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शन होते हैं। तीसरा फंक्शन होता है सेल लाइसिस। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। C5 से लेकर C9 तक जो कॉम्प्लीमेंट है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जाकर जो हमारे पास बड़े साइज़ के सेल्स होते हैं उनको जाकर मार देते हैं, उनकी लाइसिस करवा देते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती हैं 9 होती हैं, लेकिन जो C1 है इसके फर्दर जो है 3 या 4 पार्ट्स हैं। अगर इनको हम इंक्लूड कर लें तो टोटली कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। और एक और बात नोट करने की ये है कि सबसे अबंडेंट कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास C3 है और जो सबसे लीस्ट अबंडेंट है वो C2 है। अब हम C3 की बात करते हैं। C3 जो है मोस्ट अबंडेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है बॉडी के अंदर, सिंथेसाइज बाय द लीवर। अब हम सबकी सिंथेसाइज को भी आगे जाके देखते हैं, लेकिन जो C3 है वो हमारे पास लीवर सिंथेसाइज कर रहा है। जब C3 एक्टिव होता है तो वो अपने दो कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, C3A और C3B। C3B जो है वो पैथोजन के बाहर अमाइनो और हाइड्रोक्सल ग्रुप्स के साथ जाकर बाइंड करवाएगा और उसकी सेल डेथ काज करवा देगा। और C3 कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जो सारे ही कॉम्प्लीमेंट पाथवे के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो अल्टरनेटिव पाथवे है, चाहे वो क्लासिकल पाथवे, चाहे वो लेक्टिन पाथवे, सब के अंदर ही C3B के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। ये इसका ओवरव्यू है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है। सारे ही पाथवे मिलकर C3 को C3B के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। जब C3B कन्वर्ट हो जाए तो उस सब पाथवे का एक कॉमन स्टेप है, एंड दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। जब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो जाकर बैक्टीरियल सेल्स की लाइसिस करवा देगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट सिंथेसाइज कहाँ होते हैं। इसमें जो C1 कंपोनेंट है वो हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर होता है और C2 एंड C4। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे याद रख लें कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। C2 और C4 जो है वो मैक्रोफेजेस जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं और C5 और C8 इस स्प्लीन के अंदर होता है और C3 C6 और C9 ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन C7 का अभी तक हमें कोई पता नहीं चला कि ये सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, इसका अभी तक अननोन ओरिजिन है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 3 पाथवे होते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे और लैक्टिन पाथवे। लेकिन ये पाथवे जो है किस चीज़ के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि इनका ट्रिगर कौन है। ट्रिगर की बेस के ऊपर जो 3 टाइप्स हैं इसकी, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और लैक्टिन पाथवे। इन सब के अंदर ही तकरीबन सारे ही कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होते हैं, लेकिन उनका जो एक्टिवेशन का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। इसकी हम आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लासिकल पाथवे। ये वाहिद पाथवे जो अडेप्टिव इम्यूनिटी को हेल्प कर रहा है। बाकी जो 2 पाथवे हैं, अल्टरनेटिव पाथवे और लैक्टिन पाथवे, वो इनेट इम्यूनिटी की हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लासिकल पाथवे में होता क्या है, हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो जाकर एक्टिव करते हैं C1 कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, उसके अंदर IgM हो सकती हैं और IgG हो सकती हैं। IgG के भी हमने सब क्लासेस पढ़ी थी, IgG1 और IgG3, ये सब क्लासेस जो हैं हमारे पास C1 को जाके एक्टिव करेंगी। और C1 की एक्टिवेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। C1 को एक्टिव करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि 2 FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपस में क्लोजली लिंक हो जाएं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर ना 2 तरह की एंटीबॉडी है ना, IgM और IgG। IgM जो है वो तो एक पेंटामर है, उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास IgM है। इसके जो हैं 5 मोनोमर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसके जो हैं 5 FC पोर्शन है, 5 FC पोर्शन। ये बाहर वाला होता है FAB पोर्शन। तो C1 को एक्टिव करने के लिए सबसे इफेक्टिव है वो हमारे पास IgM एंटीबॉडी ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे पास FC पोर्शन जो है ऑलरेडी ही एक दूसरे से बहुत करीब हैं, जो कि C1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करेंगे। अब हमने IgG की बात भी की है। IgG के लिए हमें मोर देन 1 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, हमें मोर देन
1 मॉलिक्यूल ऑफ IgG एंटीबॉडी चाहिए होंगे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ C1। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि एक्टिवेशन प्रॉपरली होती कैसे है। एक्टिवेशन का प्रोसेस तब होता है जब C1 हमारे पास FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करेगा। IgM और IgG एंटीबॉडीज़ टीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती हैं और इसकी कंडीशन ये है कि दो FC पोर्शन जो हैं आपस में क्लोजली बाइंड हों। जब आपस में वो क्लोजली बाइंड होंगे तब भी जाकर C1 एक्टिव हो सकता है। और IgM जो है वो एक पेंटामर मॉलिक्यूल है, तो हमें एक सिंगल मॉलिक्यूल ही चाहिए फॉर द एक्टिवेशन ऑफ C1। लेकिन IgG जो है वो एक हमारे पास मोनोमर है, तो उसके लिए हमें मोर देन वन, तकरीबन एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल चाहिए IgG के, ताकि हम C1 को एक्टिव कर सकें। अब C1 की कंपोजिशन क्या है? C1 के अंदर ना 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट था C1Q, C1R, C1S और C1 इनहिबिटर। ये इसके 4 कंपोनेंट हैं। C1Q का काम क्या है? ये हमारे पास FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंडिंग हो जाएगी तो ये बाइंडिंग एक्टिव कर देगी 2 प्रोटीएसिस को, जो C1R और C1S, ये 2 प्रोटीएसिस हैं। जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये हमारे पास कैस्केड को स्टार्ट कर देंगे। और C1 इनहिबिटर क्या होता है? C1 इनहिबिटर हमारे पास जब रिमूव होगा तब भी जाके C1 एक्टिव होता है, वरना C1 इनहिबिटर C1 कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है और उसको एक्टिव नहीं होने देता। और C1 इनहिबिटर रिमूव कब होगा? जब हमारे पास 2 FC पोर्शन आपस में आके क्लोजली बाइंड हो जाएंगे। अब हम क्लासिकल पाथवे को देखते हैं। ये हमारे पास एटलीस्ट 2 मोनोमर हैं जो कि जो एंटीजन के साथ बाइंड हुए हैं। जब ये 2 FC पोर्शन आपस में क्लोजली लिंक हो जाएंगे तब जाकर C1Q आएगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ बाइंड हो जाएगा। जब ये C1Q बाइंड हो जाएगा तो ये एक्टिव करेगा C1R को और वो एक्टिव करेगा C1S को। और C1S जो है 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। वो हमारे पास सबसे पहले C4 को C4A और C4B में कन्वर्ट करता है, और यही C1S जो है ये C2 को C2A और C2B में कन्वर्ट करता है। ये इसमें से C2A और C4B आपस में कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसका नाम है C4B2A। इसको हम C3 कन्वर्टेज भी कहते हैं। अब C3 कन्वर्टेज क्या करेगा? जैसे इसका नाम है कि C3 को कन्वर्ट करेगा, C3 को कन्वर्ट करके क्या बनाएगा? C3A और C3B। अब यही C3 कन्वर्टेज और C3B आपस में कंबाइन होकर हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स बना देंगे जो C4B2A3B है। इसको हम C5 कन्वर्टेज भी कहते हैं। और ये क्या करेगा? ये C5 को कन्वर्ट करके C5A और C5B में कन्वर्ट कर देगा, और C5B जो है फर्दर बाकी कंपोनेंट्स को एक्टिव करके हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देगा जो कि सेल लाइसिस करवा देता है। तो इसका सीक्वेंस हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास C1 एक्टिव हुआ, उससे फिर C4, उसने C2 को एक्टिव किया, फिर C3 को, फिर C5 को एक्टिव किया, और C5B ने जाकर C6 C9 तक सबको एक्टिव करके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इसकी हम एक दफ़ा समरी देख लेते हैं कि हमने ये यहाँ पर पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको आइडेंटिफाई करता है C1, आइडेंटिफाई भी करेगा और एक्टिव भी हो जाएगा। एक्टिव होकर C1S बनाएगा। C1S जो है जाकर C4 को C4A और C4B में कन्वर्ट करता है, और C2 को C2A C2B में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमारे 2 कंपोनेंट जो काम के हैं उसमें C4B है और 2A है, ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास C3 कन्वर्टेज बना देंगे। C3 कन्वर्टेज काम क्या करेगा? C3 कन्वर्टेज C3 को C3A और C3B में कन्वर्ट करेगा। इसमें से C3B हमारे काम का है। C3B जब C4B2A के साथ बाइंड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बना देगा C4B2A3B, उसको हम C5 कन्वर्टेज कहते हैं। और C5 कन्वर्टेज जो है फर्दर हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे के अंदर क्या होता है? हमारे पास मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन होती है जो कि लीवर सिंथेसाइज करता है। ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है, लेकिन इसके साथ एक और कॉम्प्लेक्स भी अटैच होता है, उसको हम कहते हैं मैनोज एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएसिस, MASP। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन को कहते हैं MBL। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है MBL और MASP का, ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। और जहाँ पर हमें पैथोजन के ऊपर मैनोज नज़र आती है तो ये कॉम्प्लेक्स जाकर उसके साथ बाइंड हो जाता है। जब बाइंड होता है तो वो लेक्टिन पाथवे को एक्टिव कर देता है। जब लेक्टिन पाथवे एक्टिव होता है तो हमारे पास MBL और MASP का एक कॉम्प्लेक्स था। MBL और MASP का एक कॉम्प्लेक्स था। MBL ने तो हमारे पास मैनोज को बाइंड किया, और जो हमारे पास ये वाला जो है प्रोटीएस है, ये क्या करता है? ये हमारे पास जाके फर्दर काम करता है।
फर्दर काम क्या करेगा, ये C4 को C4A C4B में कन्वर्ट करवाएगा। और ये वाला फंक्शन क्लासिकल पाथवे में हमारे पास C1S परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर MASP परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह यही MASP C2 को C2A और C2B में कन्वर्ट करवाएगा। और C4B और C2A, यहाँ पर मिस्टेक है, C4B और C2A मिलकर हमारे पास C4B2A कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जिसको हम C3 कन्वर्टेज कहते हैं। और ये C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, ये C3 को एक्टिव कर देगा इंटू C3A और C3B। ये C3 कन्वर्टेज के साथ बाइंड करके एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको कहते हैं C4B2A3B। उसको हम C5 कन्वर्टेज भी कहते हैं। और C5 कन्वर्टेज का काम क्या है कि C5 को कन्वर्ट कर देगा इंटू C5A एंड C5B। C5B अगेन वही काम करेगा जो हमारे पास क्लासिकल पाथवे में कर रहा था, यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसके अंदर सीक्वेंस क्या है, इसके अंदर सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले हमारे पास 4 एक्टिव होगा, कॉम्प्लीमेंट 4, फिर कॉम्प्लीमेंट 2, फिर 3, फिर 5 और उसके बाद 5 जो है बाकी 6 और 9 को, 6 से लेकर 9 तक सबको एक्टिव कर देगा और वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाकर सेल की लाइसिस करवा देंगे। अब मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे और क्लासिकल पाथवे में क्या फ़र्क है, इसके अंदर 2 बातें हैं। लेक्टिन पाथवे के अंदर हमारे पास C1 कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व ही नहीं होता और ना हमें इसको एक्टिव करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। लेक्टिन पाथवे जो है ये इन्नेट इम्यूनिटी की हेल्प करता होता है, जबकि क्लासिकल पाथवे एडेप्टिव इम्यूनिटी की हेल्प कर रहा था। हमारे पास आखिरी पाथवे रह जाता है अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे 2 तरह से ट्रिगर होता है। यहाँ तो हमारे पास बॉडी के अंदर इसकी वैसे ही लो लेवल के ऊपर एक्टिवेशन हो रही होती है, लो लेवल के ऊपर C3, C3A, C3B के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन एक और ट्रिगर ये होता है कि एंडोटॉक्सिन और कैंसर सेल जो है इसको ट्रिगर करते हैं और हमारे पास इसको एक्टिव कर देते हैं। जब ये एक्टिव होता है तो ये C3 को C3A और C3B में हाइड्रोलाइज कर देता है। जब C3 भी हमारे पास बन गया तो वो 2 फैक्टर्स के साथ कंबाइन होता है, फैक्टर B और फैक्टर D। फैक्टर B और फैक्टर D का काम क्या होता है, फैक्टर B जो है हमारे पास हाइड्रोलाइज होता है इनटू फैक्टर BA और BB, और इस हाइड्रोलाइज को करने वाला जो है हमारे पास इंजाइम है वो फैक्टर D है। फैक्टर D ही इसकी हाइड्रोलिसिस को कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है BA और BB के अंदर। अब C3B और ये फैक्टर BB आपस में ज्वाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं C3BBB, और ये जो है C3 कन्वर्टेज का काम करता है, C3 को कन्वर्ट कर देता है इंटू C3A एंड C3B। अब ये बात नोट करने की, ये तो हमारे पास सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट C3 ही था, अब जाकर दोबारा यहाँ पर C3 आ रहा है। तो जब ये C3 कन्वर्टेज C3 को C3A और C3B में कन्वर्ट करेगा तो इसका जो C3B है ये C3 कन्वर्टेज के साथ कंबाइन होकर एक नया कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसको कहते हैं C3BBB3B। तो ये 6C5 कन्वर्टेज का काम करता है और C5 को कन्वर्ट कर देता है इंटू C5A और C5B। C5B का अगेन वही काम है कि वो एक्टिवेट कर देता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को। इसका जो सीक्वेंस है एक्टिवेशन का वो ये है कि सबसे पहले C3 एक्टिव होगी, वो फैक्टर B के एक्टिव करके हमारे पास नेक्स्ट जो है दोबारा C3 को एक्टिव करती है, दोबारा C3 को एक्टिव करती है और वो C3 जो है हमारे पास जाकर C5 को एक्टिव करके आगे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये इसका ओवरव्यू है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। सबसे पहले क्या होता है, सारे ही पाथवे मिलके C3 को C3B में कन्वर्ट करवाते हैं और उसके बाद सब पाथवे का एक कॉमन स्टेप होता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को बनाना, और वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है जाकर सेल लाइसिस करवा देगा जो भी हमारे पास पैथोजन बॉडी के अंदर मौजूद है, बैक्टीरिया है या जो भी है। तो हमारे पास ये सवाल आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट हमारी बॉडी के अगेंस्ट भी तो काम कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी किस तरह उनसे प्रोटेक्टेड है, तो उसको देख लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो है सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बचाती हैं। एक प्रोटीन है उसको कहते हैं डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर DAF, या इसको हम CD55 भी कहते हैं। और एक और हमारे पास प्रोटीन है MAC यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसको हम CD59 कहते हैं। DAF का काम क्या है कि वो हमारे पास C3B की अटैचमेंट नहीं होने देता ऑन द ह्यूमन सेल, ऑन द होस्ट सेल। और CD59 का काम क्या है कि वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को रोकेगा। तो ये हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं ये स्पेशली RBCs के ऊपर होती हैं। अगर ये प्रोटीन RBCs के ऊपर ना होंगे तो हमारे पास RBCs के हिमोलिसिस हो जाएगी और एक कंडीशन प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनीमिया। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि RBCs की लाइसिस हो जाती है। इसके अंदर फिर 3 कॉम्प्लिकेशंस होंगी। लाइसिस की वजह से हमारे पास अनीमिया हो गया, RBCs का लेवल कम हो गया तो बॉडी के अंदर अनीमिया हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। जब वो एक्सक्रीट होगा तो जाकर वो किडनी को भी डैमेज करेगा और किडनी फेलियर की तरफ बॉडी को लेके जा सकता है।
इसी तरह हमारे पास प्लाज्मा के अंदर फ्री हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाएगा, और हीमोग्लोबिन जो है वो थ्रोम्बोजेनिक है, थ्रोम्बोसिस काज करवाएगा। थ्रोम्बोसिस काज करवाएगा तो वो सडन डेथ की तरफ भी बॉडी को लेके जा सकता है। यही हीमोग्लोबिन जाकर एनओ के साथ बाइंड करके उसका लेवल बॉडी के अंदर कम करवा देता है, यानी कि उसको डिप्लीट करवा देता है। जब ये एनओ डिप्लीट हो जाएगा, एनओ का काम क्या है कि वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाता है। अब जब रिलैक्सेशन करवाने वाला फैक्टर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी। जब स्मूथ मसल की टोन बढ़ जाएगी तो हमारे पास 3 काम होंगे: इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डिस्फेगिया और एब्डोमिनल पेन। जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होगी इन पेशेंट्स के अंदर वो ये होगी कि वो बंदा आकर प्रेजेंट करेगा फटीग और डिस्पनिया के साथ, यानी एनीमिया की वजह से हमारे पास उसको फटीग और डिस्पनिया हो रहा होगा। एब्डोमिनल पेन के साथ आके प्रेजेंट करेगा। क्यों क्यों हो रहा है एब्डोमिनल पेन? कि स्मूथ मसल के जो है टेंशन इंक्रीज हो गया इन द एब्डोमिन, इस वजह से पेन हो रहा है। और थ्रोम्बोसिस के साथ आके प्रेजेंट करेगा। थ्रोम्बोसिस कहाँ होगी? वो हमारे पास वेंस के अंदर होगी। वेंस कौन कौन सी हो सकती हैं? पोर्टल वेन हो सकती है, सेरिब्रल वेन हो सकती है और मेसेंट्रिक वेन हो सकती है। अगर हमारे पास फैक्टर एच होता है जो हमारे होस्ट सेल्स को, हमारे बॉडी के सेल्स को C3b कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बचाता है। फैक्टर एच का काम क्या होता है? फैक्टर एच जो है वो C3 कन्वर्टेज को इसको जल्दी डिके करवाता है, एक्सेलरेट करता है उसकी डिके को। इसके अलावा एक और काम ये करता है कि वो C3b को इनएक्टिवेट कर देता है। ये 2 काम करता है फैक्टर एच। पहला काम क्या है कि एक्सेलरेटिंग डिके ऑफ C3 कन्वर्टेज, दूसरा काम क्या है, क्लीव एंड इनएक्टिवेट C3b। अब इस चीज़ को जो है हमारे पास कुछ बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने सरफेस के ऊपर होस्ट सेल जैसा रूप धार लेते हैं। वो क्या करते हैं कि जो होस्ट सेल्स के ऊपर मार्कर्स होते हैं ना, जो फैक्टर एच को डिटेक्ट करते होते हैं, फैक्टर एच को डिटेक्ट करेंगे, फैक्टर एच को अटैक कर लेंगे। अटैक करके होस्ट सेल तो बच जाते हैं ना C3b कंपोनेंट से, तो कुछ कैंसर सेल और कुछ बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर होस्ट सेल जैसे मार्कर्स को बना लेते हैं। जब वो मार्कर्स आएंगे तो वो मार्कर्स के पास ऑटोमेटिकली फैक्टर एच के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, और वो ह्यूमन सेल्स के साथ साथ इन सेल्स को भी बचा लेगा। वो कैंसर सेल्स को भी बचा लेगा डिके होने से, वो बैक्टीरिया को भी बचा लेगा। और कौन से बैक्टीरिया ये वाला काम करते हैं? उसके अंदर एच इन्फ्लुएंजा आ जाता है, नाइजीरिया स्पीशीज़ आ जाती हैं, कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाते हैं, और सूडोमोनास की स्पीशीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं। अब कुछ और पैथोलॉजीज हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कौन कौन सी पैथोलॉजीज हैं। एक पैथोलॉजी ये है कि इनहेरिटेड C3 डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर होती है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर सिरे से ही C3 होता ही नहीं है। C3 का काम क्या था कि वो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को जाकर मारता होता है, बॉडी को उन बैक्टीरिया से डिफेंड करता होता है। लेकिन अगर ये हमारे पास डेफिशिएंट हो गया, C3 डेफिशिएंट हो गया, तो क्या होगा, हमारे पास बार बार इन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्शन होगा। और ये इन्फेक्शन जो है इन्फेंसी के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर इनहेरिटेड डेफिशिएंसी है, उसके अंदर सिर से ही C3 होता ही नहीं है। एक और बात इसके अंदर ये है कि हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं इन द टिश्यू। जैसे कि हमारे पास अगर किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा तो वो हमारे पास ग्लूमेरोनेफ्राइटिस करवा देगा। इसी तरह SLE जो है वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और इन इम्यून कॉम्प्लेक्स को जो है निकालने वाला कंपोनेंट हमारे पास C3b था। C3b क्या करता है? C3b उनके साथ जाकर अटैच होता है, उनको ऑप्सोनाइज करता है और मैक्रोफेज को बुला के उनको वहाँ से क्लियर करवा देता है। अगर ये C3b नहीं होगा तो C3b की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि हमारे पास SLE का रिस्क भी बढ़ जाएगा और ग्लूमेरोनेफ्राइटिस का रिस्क भी बढ़ जाएगा, और कुछ और टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी इसी की वजह से हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि C5 से C9 डेफिशिएंसी होगी, तब हमारे पास क्या होगा। जब ये डेफिशिएंट होंगे तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है नहीं बनेगा। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता था, वो इन ऑर्गेनिज्म से, जैसे नाइजीरिया है, इसको न्यूट्रलाइज करता था। अब ये जब नहीं होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो क्या होगा कि हमारे पास बार बार मेनिंजाइटिस हो जाएगा ड्यू टू नाइजीरिया। इसका रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। ये किसकी वजह से होती है कि हमने C1 के 4 कंपोनेंट पढ़े थे, C1Q, C1R, C1S और C1 इनहिबिटर। C1 इनहिबिटर की जब डेफिशिएंसी होती है तब हमारे पास एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास आईज के अराउंड जो है पफिनेस और स्वेलिंग हो जाती है। ये तो माइल्ड फॉर्म है, अगर सवियर फॉर्म है तो फुल फेस को इन्वॉल्व कर लेगी, और फेस के साथ साथ वो हमारे पास GI ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इन्वॉल्व कर लेगी। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर लेगी तो ये कंडीशन हमारे पास फैटल हो सकती है, तो ये सडन डेथ की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी से ऐसा क्या काम हो रहा है कि ये कंडीशन हमारे पास अराइज हो रही है।
C1 इनहिबिटर वैसे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पाथवे है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर भी हेल्प करता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। ये क्या करता है, ये ब्रैडीकाइनिन को, जो कि एक वैसोडाइलेटर है, उसको ब्रेक करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है। अगर ये हमारे पास C1 इनहिबिटर नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो हमारे पास ब्रैडीकाइनिन जो है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और क्या काज करवा देगा, एंजियोडीमा। एंजियोडीमा क्या होता है, पफिनेस या स्वेलिंग अराउंड द आइज। अगर ये सवेयर हो जाए, ये फुल फेस को इन्वॉल्व कर लेगा, टंग को इन्वॉल्व कर लेगा, थ्रोट को इन्वॉल्व कर लेगा, तो पेशेंट हमारे पर प्रेजेंट करेगा विद डिस्पनिया इन द सवेयर कंडीशंस, जब हमारे पास सवेयर एंजियोडीमा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कंडीशन जो है चाइल्डहुड के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। अगर ये एयरवे को भी इन्वॉल्व कर ले तो ये हमारे लिए फैटल हो सकती है। इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय द लो लेवल ऑफ C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या ताल्लुक है इससे। जब हमारे पास क्लासिकल पाथवे एक्टिव होता है तो C1 जो है वो C4 को एक्टिव करता है, और C1 इनहिबिटर रिलीज होता है तो ही C1 एक्टिव होता है ना। इसको अगर मैं रिवाइज करवाऊँ तो ये हमारे पास क्लासिकल पाथवे था। C1 के ना 4 पार्ट होते हैं, C1 इनहिबिटर, C1Q, C1R और C1S। C1 इनहिबिटर जो है वो हमारे पास C1 को एक्टिव होने से बचाता है। जब C1 इनहिबिटर रिलीज हो जाएगा तो C1 एक्टिव हो जाएगा, और जब C1 एक्टिव होगा तो सबसे पहले वो किसको एक्टिव करेगा, वो C4 को एक्टिव करेगा। इसीलिए अगर हम C4 का लेवल कम होगा तो हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हेरिडिटरी एंजियोडीमा होता है। इसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं, हम C1 इनहिबिटर जो है एक्सोजीनियसली उसके अंदर एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो ACE इनहिबिटर्स हैं वो इन पेशेंट को हम नहीं देते। ACE इनहिबिटर का काम क्या था, वो भी हमारे पास ब्रैडीकाइनिन की ब्रेक डाउन को ब्लॉक करता है। जब ब्रैडीकाइनिन हमारे पास बॉडी में अकोमोडेट हो जाएगा तो ये कंडीशन जो है वो सवेयर हो जाएगी, इसलिए हम इन पेशेंट के अंदर ACE इनहिबिटर्स नहीं देते। अब हम कुछ टेस्ट देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम टेस्ट किस तरह करते हैं। एक हमारे पास टेस्ट है CH50, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। ये चेक करता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्लासिकल पाथवे नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट के सीरम को शीप RBCs के साथ मिक्स कर देते हैं और एंटीबॉडीज़ भी डाल देते हैं। तो हमारा गोल क्या होता है कि हमारे पास जो क्लासिकल पाथवे है, ये फॉरेन बॉडीज जो शीप RBCs है उसको डिटेक्ट करे और उसके खिलाफ काम करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उनकी हिमोलिसिस करवा दे। तो इससे हमारे पास क्लासिकल पाथवे डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सारे कंपोनेंट को ये इन्वॉल्व करता है। क्लासिकल पाथवे जो है वाहिद पाथवे जो सारे कंपोनेंट को इन्वॉल्व करता है, C1 से लेकर C9 तक। अगर हम लेक्टिन पाथवे की बात करें तो उसके अंदर भी C1 नहीं होता। अगर हम अल्टरनेटिव पाथवे की बात करें तो उसके अंदर भी C1 नहीं होता, सिर्फ क्लासिकल पाथवे के अंदर C1 होता है। तो ये वाहिद पाथवे है जो कि सारे कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। और इस टेस्ट के नॉर्मल रेंज जो है वो है 150 से लेकर 250 यूनिट्स पर मिलीलीटर। अब दूसरा टेस्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्वान्टिटेटिव टेस्ट। ये हमारे पास स्पेसिफिकली कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट को डिटेक्ट करता है कि इसका लेवल बॉडी के अंदर कितना है। कुछ डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट यूटिलाइज हो जाते हैं। जब यूटिलाइज हो जाएंगे तो इनका प्लाज्मा के अंदर लेवल जो है कम हो जाएगा। और वो कौन कौन से डिजीज़ है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लूमोनेफ्राइटिस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमोनेफ्राइटिस और ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो ये हमारे पास कुछ डिजीज़ है, इनके अंदर इसका लेवल जो है कम हो जाता है। अब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शन भी देख लेते हैं। हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कुछ कंपोनेंट है वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले है C3b, ये ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। ऑप्सोनाइजेशन से क्या होता है कि वो हमारे पास पैथोजन मार्क हो जाता है और ऑप्सोनाइजेशन से बाकी जो फैगोसाइट्स हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और उसको आके यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको आगे फैगोसाइटोस कर लेते हैं। इसी तरह दूसरे जो हैं C3a, C4a और C5a, ये एनाफिलैक्सिस काज करवाते हैं। और C5a का एक और फंक्शन भी है, एडिशनल फंक्शन क्या है कि वो न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाता है। और C5b से लेकर 9 तक सारे जो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाकर सेल की लाइसिस करवा देते हैं। इसको अब हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो C3a है, C3a, C4a और C5a, इन सब का एक ही काम होता है कि वो क्या करते हैं, एनाफिलैक्सिस करवाते हैं। जाकर मास सेल्स की डिग्रैनुलेशन करवा देंगे, मास सेल्स के जो कंटेंट्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। उसके अंदर हिस्टामिन वगैरह होता है। हिस्टामिन क्या करेगा, वो एंडोथेलियल सेल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। जब एंडोथेलियल सेल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारे पास सेल जो है वो लीक आउट हो जाएंगे। C5a का एडिशनल काम हमने पढ़ा था। C5a का एक एडिशनल काम होता है, वो क्या करवाता है कि वो न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाता होता है। इसी तरह अब C3b का काम हमने क्या पढ़ा था कि वो ऑप्सोनाइजेशन करवाता है, वो माइक्रोब को मार्क कर देता है। और क्या होता है, फैगोसाइट्स इसके पास आते हैं और जाकर इसको इंगल्फ कर लेते होते हैं। C5b और C6 से C9 जो है वो क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि सेल लाइसिस के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।